हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग को सीखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग सीखा, जो था कि अनंत लंबाई का कोई चालक सीधा तार है, उस तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं और कितना आता है वह आपने देखा। E बराबर 1/4πε0 टू लैम्डा बटा आर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला पे ही सवाल आ जाता है। ये जो मैं डेरिवेशन कराया ना वो नहीं आता है, उस पर सवाल आ जाता है। तो सवाल एकदम सब कुछ मान दिया रहेगा, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। E बराबर 1/4πε0 टू लैम्डा बटा आर। उम्मीद करता हूँ वो वाली क्लास में जो मैंने चीज़ सिखाया आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वाली क्लास में जो चीज़ सिखाया ना, एकदम उसी के जैसा आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर। ठीक है, आचालक और चालक में थोड़ा सा यहाँ पे हमें अंतर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपनी चादर है ना, वह चादर कैसी है? आचालक चादर है। और उस आचालक चादर के निकट कोनो बिंदु है और उस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा और कैसे आएगा, आज की क्लास में हम सभी लोग यही सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो पहले आप जाने चालक और आचालक। तो भाई चालक आचालक वो तो परिभाषा नहीं सिखाने वाला मैं यहाँ पे कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, आचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वो तो अपनी जगह पे, वो परिभाषा तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि जो अपना चालक होता है, चालक में जब कोई आवेश दिया जाता है ना, चालक पर कोई आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाहरी पृष्ठ पर फैलेगा। आचालक रहेगा तो उसके अंदर फैलेगा। जैसे मैं कोई गोला ले लूँ तो गोला अगर चालक है, अगर जैसे मैं गोला ले लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने गोला ले लिया, ये गोला और यहाँ पे ये गोला, अगर मान चलो ये गोला चालक है, अगर ये गोला चालक है तो इसको आवेश दूंगा तो वह आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर यही गोला अचालक रहेगा, इसको आवेश दिया जाएगा, वह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चालक है, आवेश देंगे उसके बाहरी पृष्ठ पर, अचालक है, उसको आवेश देंगे उसके पूरे आयतन में। कोई ऐसा पृष्ठ जिसका आयतन ही ना, जैसे कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग का आयतन होता है नहीं, तो उसके क्या होगा, उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। ठीक है, अगर अचालक रहेगा तो। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों अपना क्या है, कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक अचालक चादर है। ठीक है, तो पहले मैं चादर बनाता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपके लिए चादर बनाता हूँ ताकि आप उसे ठंडी में बच उठ सको। देखो, ये मैं बना रहा हूँ, आपका कोई चादर है, ठीक ना, ये क्या है, कोई चादर है, चादर है भाई, चादर है। देखो ये चादर मैं बना दिया ना, ये क्या है, कोई अनंत विस्तार की, ये क्या है, कोई चादर है अनंत विस्तार की। अब अनंत विस्तार की कोई चादर है, और कैसी चादर, ये अचालक चादर है। तो अचालक है तो आवेश दिया जाएगा उसके अंदर, इसके अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्यों अंदर फैल जाएगा? क्योंकि अचालक है। अगर यही चालक होता मेरे भाई, अगर यही चालक होता तो क्या होता, इसके इन बाहरी पृष्ठों पर ये एक समान रूप से फैल जाता। ठीक ना। अब ये जो चादर बन गई है, इस चादर के निकट, इस चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कौनो बल का बिंदु P है, और उसी P पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस अचालक चादर के निकट आर दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो चाहिए, ठीक है, निकालेंगे, लेकिन हमको नियम लगाना है। और नियम किसका लगाना है? गॉस की प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? गॉस की प्रमेय लगाना है। और गॉस की प्रमेय कहती है कि अगर कहीं पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो तो वहाँ से आपको एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा, और उसी काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो अब दोस्तों, इस अचालक चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसके चारों ओर हम लोग
एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, मतलब जो पृष्ठ खींचेंगे कैसा खींचेंगे, बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे। अब देखो बेलनाकार पृष्ठ मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये मैं खींच रहा हूँ बेलनाकार पृष्ठ, ठीक ना, ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। अब ये बेलनाकार पृष्ठ देखो मैंने ये आपके लिए क्या बना दिया, बेलनाकार पृष्ठ। और इसी बेलनाकार पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है। अब दोस्तों ये जो बेलन बन गया है, ये बेलन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेलन की त्रिज्या r इधर भी है, बेलन की त्रिज्या r इधर भी है। अगर बीच में मैं कहीं बना दूँ इसका क्षेत्रफल, तो बीच में कहीं भी ऐसे में बना दूँ तो यहाँ भी क्या है, ये बेलन का मतलब वो जो त्रिज्या यहाँ पे r है, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक r ये भी है, यहाँ से यहाँ तक r ये भी है, यहाँ भी आपका r ही होगा, ठीक है। इस बेलन की त्रिज्या क्या होगा, r ही है, ठीक है। अब दूसरी जो बेलन बना हुआ है ना, मैं आपको कुछ तरीके से दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे ये कोई आचालक चादर मान लो, ये क्या है, आचालक चादर है। जब इसको आवेश दिया गया, इस पे पूरा क्या हुआ, एक समान रूप से फैल गया, जैसे यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या किया गया, कोई एक गॉसियन पृष्ठ बनाया गया, और गॉसियन पृष्ठ में क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। अब जो बेलन दिखाई दे रहा है आपको, इस बेलन के कितने पृष्ठ दिखाई देंगे, 3। देखो एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ, ठीक है। कितने पृष्ठ हुए, 3, 1 2 3। यहाँ पर समझो 1 2 और ये 3, ठीक ना, या 1 2 3 ऐसे भी कह सकते हो। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा इसके लंबवत, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके लंबवत, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके लंबवत। मैंने बताया ना क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर ये क्षेत्रफल है, इसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठवा के लंबवत होगी। ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत, तुम्हारे मुँह की ओर, ठीक ना। ये जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा लंबवत, देखो ऐसे, ठीक है। तो 3 पृष्ठ बन गए, और 3 पृष्ठ के तीनों का क्षेत्रफल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि किसका क्षेत्रफल कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल इसके लंबवत, ये मैंने मान लिया a, इसका क्षेत्रफल ऐसे लंबवत है, ऐसे लाइन मैं नहीं खींच सकता, चाहे निचवा खींचूँ चाहे मैं ऊपरा खींचूँ, तो मैंने ऊपरा खींच दिया लंबवत a इस वाले का, ठीक है। और इस वाले का क्षेत्रफल देखो इधर की तरफ जाता, तो यहाँ पे जगह आपको नहीं दिख पा रहा, लेकिन हल्का से जानो कि यहाँ पे ये a है, ठीक ना, ये हो गया। तो तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आपको बताया है कि अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर होता है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है। पता नहीं कितनी बार आप याद क्यों ना, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, यहाँ भी प्लस आवेश फैला है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, यहाँ भी प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इस क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, क्षेत्रफल ऊपर की तरफ है। इस वाले क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ठीक। क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का आपको कोण भी बढ़िया समझ में आ गया। जो आपने पिछली वीडियो में देखा था ना, वही इस वीडियो में भी वैसे का वैसे ही है। अच्छा अब देखो, ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस वाले पृष्ठ से मान लेते हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, φ1 है। इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 है, और इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं क्या मान लूँ, φ3 है, इस वाले पृष्ठ से, ठीक है। यानी अपना जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा, जो टोटल इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई कितने भागों में बटा, 3 भागों में बटा। कौन कौन 3 भागों में, φ1 φ2 φ3, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको समझना, अगर जो है ना क्षेत्रफल समझना है और क्षेत्रफल और ई के बीच का कोण समझना है, और कुछ नहीं समझना है इसमें। क्षेत्रफल होता है पृष्ठ के लंबवत, इस ये पृष्ठ की दिशा इसकी इधर मैंने बताया उस रजिस्टर के माध्यम से, इस पृष्ठ की दिशा उधर की तरफ गया, ये वाला जो पृष्ठ है इसकी दिशा ऊपर की तरफ, हालांकि होना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे मैं लाइन नहीं खींच सकता, तो इसकी तरफ ऊपर में ही ले लिया। ये प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर। क्षेत्रफल और ई के बीच कोण बना 0 डिग्री, क्षेत्रफल और ई के बीच कोण बना 0 डिग्री, क्षेत्रफल और ई के बीच कोण बना 90 डिग्री।
इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने माना φ2, इससे गुजरने वाला मैंने माना φ2 φ1, यहाँ φ2, यहाँ पे φ3। अब अगर जो पूरा हमारा जो बेलनाकार पृष्ठ दिख रहा है, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है, उससे गुजरने वाला अगर फ्लक्स में मान लो φe हो, ठीक है, यदि उदी करके सजा के लिखे ना। देखो भाई, देखो मैं कम शब्दों में आपको एकदम बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको केवल फिगर बनाओ, माना फलाना लिखाना कुछ मत लिखो, डेरिवेशन करके दिखाओ, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा मिल के रहेगा, ठीक है। और आपको इससे सबसे ही बचना है, ठीक है। झुग्गा भर का जब शब्द लिखवा दिया जाता है ना, तो हम लोग मजबूरी में उसको रट्टा मारते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप फिजिक्स को रट्टा मार के पढ़ो, रट्टा मार के याद करो, एकदम नहीं, एकदम सिंपल फिजिक्स, एकदम आसानों का आसान फिजिक्स में आपको बताने वाला हूँ। आपको जीरो टू हीरो बना के रखूँगा। जब जीरो टू हीरो बनना है ना, तो आपको चीज़ों को समझने का ज़्यादातर प्रयास करना है, ठीक है, तभी हीरो बन पाएंगे, नहीं तो जीरो का जीरो रह जाएंगे। क्या मान लें भाई, यदि गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, यदि गॉसियन पृष्ठ से होकर, यदि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe हो, कितना हो, φe, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो, φe हो तब। अब देखो, जो अपना φe है, वह कितने भागों में बट गया, 3 भागों में, φ1 φ2 φ3। तो φe बराबर हुआ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब देखो जरा, φe बराबर φ1 की जगह पे φ1 ये वाला है, यहाँ पे क्षेत्रफल और e के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। φ2 की जगह पे क्या हो जाएगा, e a cos 90 डिग्री। कैसे पता चला 90 डिग्री, ए ऊपरा की तरफ भाग रहा है और ई इधरियन भाग रहा है, कोण 90 डिग्री हो गया। φ3 की जगह पे देख लो, e a cos 0 डिग्री। काहे 0 डिग्री, काहे से कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है, कोण 0 डिग्री बन गया। अब बताओ, 0 डिग्री का मान नहीं पता है, 90 डिग्री का मान नहीं पता, एकदम जुबान पे। cos 0 अंश का मान 1, cos 90 अंश का मान 0, cos 0 अंश का मान 1, याद है ना, एकदम याद है। तो φe बराबर क्या हुआ, φe बराबर e a cos 0 का मनवा 1, e a 90 का मनवा 0 प्लस e a 0 का मनवा 1। तो φe बराबर हमको देखो कहाँ मिलेगा, e a मिलेगा, यहाँ पे लड्डू मिल गया, यहाँ पे e a मिल गया। तो e a कितना हो गया, 2e a हो गया। क्या हो गया, 2e a हो गया, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे फाई की जगह, यहाँ पे हम लोग फाई ई की जगह यहाँ पे क्या लगा दे, अरे गॉस चाचा की प्रमेय लगा दे। तो गॉस चाचा की प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे चाचा चाचा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है ना। गॉस की प्रमेय से, जमाना हो गया इनको गए, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय से क्या लिख दे हम लोग, फाई की जगह यहाँ पे क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बराबर 2e a, ठीक है। अब बताओ, ये जो हमारा आवेश फैला हुआ है, तो ये किस पर फैला हुआ है, लंबाई पर फैला हुआ है, नो, लंबाई पर नहीं फैला है, ये तो इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, बोले तो इसके सतह पर फैला हुआ है, बोले तो इसके क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, इसके क्षेत्रफल फैला हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 3 प्रकार का आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अगर लंबाई पर वितरित होता है उसे हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, पृष्ठ पर वितरित होता है उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठ पर वितरित है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी वो जो घनत्व बनेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व बनेगा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से डायरेक्ट क्या लिख दें, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से क्यू की जगह अब देखो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश, भाई समझ में आ गया ना, पृष्ठीय क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पृष्ठ पर फैला है। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए।
सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए। अब क्यू की जगह यहाँ पे का ला के रख दें, सिग्मा ए ला के रख दें। लो देखो सिग्मा ए नीचे वहाँ अपसाइलन 0 बराबर 2E ए। ये देखो ए चल बसे ए गए, तो ई बराबर का मिला हमको, ई बराबर मिला हमको सिग्मा बटा 2 अपसाइलन 0। ई बराबर क्या मिला हमको सिग्मा बटा 2 अपसाइलन 0। बस हो गया, यही तो हमको निकालना था, यही फार्मूला है भाई। क्या फार्मूला बोलेंगे इसको, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, सिग्मा बटा 2 अपसाइलन 0, सिग्मा बटा 2 अपसाइलन 0। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे कैसे निकाला गया, ये एकदम समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो कमाल की बात, यहाँ पे कमाल की बात ये है कि देखो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा अचालक चादर है। ये जो चदरिया है, चदरिया के यहाँ पे हमने निकाला तो कहीं यहाँ पे आर आया है, नहीं आया है। इसका मतलब चाहे आप यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, ठीक है ना, चादर के चाहे एकदम पास में निकालो चाहे बहुत दूर पे निकालो, कहीं भी मनवा यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये आर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो सूत्रवा है वह सूत्रवा आर पर डिपेंड किया नहीं किया। तो चाहे आप चादर के निकट निकालो चाहे आप चादर के दूर निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही आएगा। और कितना आएगा, सिग्मा बटा 2 अपसाइलन 0। ठीक है, तो ये रहा आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था कि आपको गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसमें से एक ना एक अनुप्रयोग आपके एग्जाम में छप के ही रहता है। तो उस 5 अनुप्रयोग पूरे हैं, 5-6, जिसमें से केवल आपको 2 बढ़िया तैयार करना है। अगर आपने पहला वाला देखा हुआ है वीडियो तो आपको ये अपने आप तैयार हो गया। अगर ये आप देख लीजिए फिर जाके पहले को देखिए तो आपको लगेगा पहला आसान है, पहला देखे तो ये आपको लगेगा ये आसान है। तो दोनों एक जैसे। अभी आपको तीसरा चौथा अनुप्रयोग मिलेगा वो अभी इन्हीं के जैसा ही है। तो आपको एकदम समझना है चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना है। उसके बाद जब मैं आपको 5वां अनुप्रयोग कराऊंगा तो 5वां और 6वां वो दोनों आपको एक जैसा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ऐसे आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलिए फिर चलते सबको बाय बाय।